अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। सूरतुल नहल आयत नंबर 78। वजअल, और उसने तुम्हारे लिए करार दिया या बनाया क्या, अस्समअ कान, वल अबसारा और आँखें, वल अफ़इदता और दिल। क्यों ना ये, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम या शायद तुम शुक्र अदा करो। अफ़इदा ये दिल को कहा जाता है। इसी तरह दूसरी आयत में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। बतहकीक दो दफ़ा ये अगर देखा जाए तो इसमें शदीद तहकीक है। लक़द बतहकीक हतमन, खलकना हमने खल्क किया, इन अल इंसान इंसान को, फ़ी कमन कबद में। तो ये मैंने अर्ज़ किया था कि वैसे यहाँ मुराद मुसक्कब भी एक माना है, लेकिन असल जो माना है कबद का वो जिगर है। तो बिलअमूम इस आयत का मुशक्कत मतलब कर दिया जाता है, लेकिन जिगर बुनियादी माना इसका जिगर है। हमने इंसान को जिगर में पैदा किया। ये क्या मुराद है उस दिन मैंने अर्ज़ की थी। ये सूरतुल बलद की आयत नंबर 4 है। इसी तरह फरमाया वयजअलु रिजसा, यजअलु करार देना ना, जअला करार देना, यजअलु उसी से है। तो यजअलु करार दे देता है, मुब्तला कर देता है किसमें, अर्रिजसा पलीदी में, नापाकी में, या उनके ऊपर पलीदी डाल देता है। किन के ऊपर, अलल्लज़ीना ला यअक़िलून, जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, यानी जो अक्ल से काम नहीं लेते पलीदी उनका मुकद्दर है, अल्लाह ताला उनको पलीदी में मुब्तला कर देता है। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 है। इसमें जो है वो हमने ये जो आयात इसलिए इंतखाब की क्योंकि आज हमारा जो मौजू है वो है आज़ा। तो इन आयात के अंदर आज़ा, और ख़ासकर हमने जिन आज़ा की बात करनी है उन्हीं का जिक्र हुआ है, इसलिए हमने इन आयात से अपने लेक्चर का आगाज़ किया, ताकि जो है इन्हीं आयात और इसी कलाम के सदका में हम इंशाअल्लाह इन अभास को अच्छी तरह से समझ सकें, समझने के बाद फिर उनको अमली कर सकें, और अमली करने के बाद हम दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचा सकें। तो मैं थोड़ा सा पहले पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो हमारी गुफ्तगू चल रही है वो अभी तक उमूर तबीयिया में है। पहले हमने अरकान पढ़ा था, अरकान में आग, हवा, पानी, मिट्टी पढ़ा था। इसी तरह से आपने बात की थी कि ये मादी हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी, और असल जिससे ये अरकान मिलके बने हैं वो नहीं कैफियत। तो जहाँ भी अभी अरकान की बात है तो फौरी आपके ज़हन में 7 कैफियत की आनी चाहिए, गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी। इसी तरह फिर हमने मिजाज की बात की थी, फिर अखलात की बात की थी, सोदा, सफरा और बलगम की। आज हम जो चौथे नंबर पर उमूर तबीयिया में से है आज़ा, उसके बारे में बात करेंगे। इस बहस ये जो हमारी अभी चलेगी, इसमें जो आज़ा के बारे में बात करेंगे उसमें हम मुफरद आज़ा और मुरक्कब आज़ा की बात करेंगे। मुफरद फ़र्द से निकला यानी एक अकेला, और मुरक्कब तरकीब यानी एक से ज़्यादा जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। तो इंशाल्लाह आगे इसकी हम तफसीर अभी बयान करते हैं। तो आज़ा क्या है, आज़ा किसे कहा जाता है, उज़्व की जमे आज़ा। आज़ा हैं क्या, किसे कहा जाता है आज़ा, आज़ा की डेफिनेशन क्या है। अखलाक, पहले बात हुई है अखलाक की पिछले लेक्चर में, सफरा, सुदा, बलगम। तो अखलाक का गाढ़े होकर मुजस्सम हो जाना, मुजस्सम यानी जिस्मानी सूरत अख्तियार कर लेना, इसको आज़ा कहते हैं। तो इधर से हमें जो बात समझ आई कि जो आज़ा हैं, आज़ा खासकर जो मुफरद आज़ा है, मुफरद कौन से आगे आ जाएगा, ये किससे बनते हैं, अखलाक से बनते हैं। अखलाक जब मुजस्सम होती है तो तब ये आज़ा जो हैं ये बन जाते हैं। तो अखलाक गाढ़े होकर मुजस्सम सूरत अख्तियार कर लेना क्या बन जाते हैं, आज़ा बन जाते हैं। तो खुद हमने बात की थी कि जो अखलाक है वो किससे बनती हैं, वो ग़िज़ा से बनती हैं। ग़िज़ा से अखलाक बनी, अखलाक से क्या बनेंगे, आज़ा बनेंगे। तो ग़िज़ा जो इंसान खाता है उससे अखलाक बनती हैं, उससे सफरा, सुदा, बलगम बनते हैं। अगर सुदा की हामिल ग़िज़ाएँ खाएंगे तो जिस्म में सुदा बढ़ जाएगा। सफरा के हामिल या सफरावी मिजाज वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे तो जिस्म के अंदर सफरा की ज़्यादती हो जाएगी। इसी तरह बलगम की हामिल या बलगमी मिजाज की जो चीज़ें हैं वो खाएंगे तो जिस्म के अंदर खिल्लत बलगम बढ़ जाएगी। तो बहरहाल ग़िज़ा से अखलाक बनती हैं और अखलाक से आज़ा बनते हैं। और इसी तरह से हम जो ग़िज़ा खाते हैं उससे अखलाक जो बनती हैं वो इन्हीं आज़ा के आगे फिर जो है वो ग़िज़ा भी बनती हैं। इसके बाद आज़ा बने अखलाक से, और आज़ा से फिर मुफरद आज़ा बने, और मुफरद आज़ा के मिलने से फिर मुरक्कब आज़ा बन गए। तो ये पूरी आज की जो हमारी बहस है उसका खुलासा था कि ग़िज़ा से अखलाक बने,
अखलात से आज़ा बने, आज़ा से फिर मुफरद आज़ा के मिलने से फिर आगे मुरक्कब आज़ा बनते हैं। तो ये वही बात है, मैंने सिर्फ इसमें लिख दिया ताकि जब आपके पास पीडीएफ आए तो आपके लिए समझना आसान हो। तो अखलात ग़िज़ा से पैदा होते हैं, फिर जो अखलात ग़िज़ा से बने तो अखलात से मुफरद अज़ा बने और उन्हीं मुफरद आज़ा से मुरक्कब अज़ा बने और इन्हीं मुरक्कब और मुफरद आज़ा का जो एक मुजस्सम सूरत है वो इंसान का जिस्म है। तो आज़ा यानी ऑर्गन्स सादा लफ्ज़ों में हम कहेंगे जिस्म के हिस्से। इंसानी जिस्म के, किसी जानदार के जिस्म के हिस्सों को आज़ा या ऑर्गन्स कहा जाएगा। तो आज़ा या ऑर्गन जो है इनकी दो किस्मों में हम इन्हें तकसीम करेंगे। एक है सिंपल ऑर्गन्स या मुफरद आज़ा और दूसरा है कंपाउंड ऑर्गन्स या मुरक्कब आज़ा। आज़ा को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। इंग्लिश में मुफरद को कहते हैं सिंपल ऑर्गन्स और मुरक्कब को कहते हैं कंपाउंड ऑर्गन्स। आज़ा यानी जिस्म के हिस्से बने किससे? अखलात से। कितनी किस्में होगी? दो, मुफरद और मुरक्कब। अभी हम मुफरद आज़ा देख लेते हैं कि मुफरद आज़ा की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी तारीफ क्या होगी, सिंपल ऑर्गन किसे कहेंगे। तो ऐसे आज़ा जो एक ही किस्म के खलियात से मिलकर बने हों, ऐसे आज़ा को मुफरद आज़ा कहा जाता है। खलियात सेल्स को कहा जाता है। सेल्स इंसानी जिस्म की जो बुनियादी इकाइयाँ वो खलिया है, वो सेल्स हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसकी इकाई क्या? ईंट है। ईंटें मिल के एक पूरा कमरा बन गए, तो हम कहेंगे कि इस कमरे की इकाई क्या? ईंट है। इसी तरह से जेब में पैसे हैं आपके, कोई आपके जेब में जो है पैसे पड़े हैं, तो मिसाल के तौर पर 1000 का नोट है, 500 का नोट है, हम कहेंगे इसकी इकाई क्या? आप कहेंगे पैसा। पैसा इसकी इकाई है, वो मिलकर रुपये बने, फिर रुपये मिल के 100 बने, फिर तो ये इकाई कहलाता है। तो इंसानी जिस्म की जो इकाई है वो क्या है? सेल्स या खलिया। खलिया उर्दू में कहा जाता है, सेल जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है। तो जी मोहतरम, आपकी आवाज़ बहुत आ रही है। ये पीला वाला आपका ही एक के ऊपर आया हुआ है। बाकियों को मेरी बात सही आ रही है? आ रही है। वो ठीक है। आपके फिर ना जिनकी आवाज़ नहीं आ रही थी गालिबन, तो उनके फिर नेट वगैरह का इशू होगा। फिर मैं फिर जारी रखूँ? जी सर, जारी रखिए। तो बिल्कुल जी जी। तो मुफरद आज़ा यानी ऐसे आज़ा जो एक ही फर्द कहते हैं, एक को फर्द मुफरद, ठीक है। तो ऐसे अज़ा जो मुफरद खुलियात से, एक ही जैसे खुलियात से, खलियात बताया कि किन को कहा जाता है? सेल्स को कहा जाता है। सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं। टिश्यूज़ इंग्लिश में कहते हैं और तिब्ब की ज़ुबान में उन्हें नसीज कहा जाता है या अनसिजा भी कहा जाता है। नसीज, नून सीन ये और जीम, और अनसिजा भी कहा जाता है, अलिफ नून सीन जीम हे। ये अल्फाज आपको तिब्बी कुतुब में लिखे हुए मिलेंगे। तो मुफरद आज़ा ऐसे अज़ा जो एक ही किस्म के सेल्स से या एक ही किस्म के खलियात से या एक ही किस्म के टिश्यूज़ भी कह लिया, मसला नहीं है, एक ही किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं। वो अज़ा के जो एक ही किस्म के टिश्यूज़ या खलियात से मिलकर बने हैं उन्हें मुफरद आज़ा कहा जाएगा। तो इसी का उलट कर लें, मुरक्कब आज़ा क्या होंगे? कंपाउंड ऑर्गन्स क्या होंगे? मुफरद आज़ा का उलट कर लें तो वो कंपाउंड ऑर्गन या मुरक्कब आज़ा की डेफिनेशन और तारीफ है। यानी मुरक्कब आज़ा ऐसे आज़ा जो मुख्तलिफ किस्म के खलियात से, सेल्स से, टिश्यूज से मिलकर बने हों, इन्हें कहेंगे मुरक्कब आज़ा। इसके बाद है कि सवाल ये पैदा होता है कि टिश्यूज की या खलियात की, मैंने आपको बताया कि खलिया या सेल छोटे लेवल पर होता है, मिलकर फिर टिश्यू बनता है। तो टिश्यू कह लें, सेल कह लें, आप समझ जाएंगे। टिश्यूज की या सेल्स की मेन जो बुनियादी जो सेल्स हैं इंसान के जिस्म के अंदर, बुनियादी तरीन जो टिश्यूज हैं उनकी कितनी अक़साम हैं। तो याद रखें कि बेसिक जो टिश्यू हैं, बेसिक टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो हैं, इंसानी जिस्म के जो बेसिक टिश्यूज हैं उनकी तादाद 4 है। इतनी है 4 है। कौन कौन से? मैं ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लगा दिया कि कोई ये ना समझे कि शायद तिब्ब में 4 है तो वैसे जो ना 5 है या 10 है। नहीं, बुनियादी जो टिश्यूज है ह्यूमन बॉडी के, मेन जो टिश्यूज है उनकी तादाद 4 है, 4 है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं अभी?
पहला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना, जोड़ना। तो यानी ऐसा टिश्यू है कि जो जोड़ता है, इसको जोड़ता आ गया आगे बात। तो कनेक्टिव टिश्यू, इसको तिब्बी जुबान में कहते हैं इल्हाकी मादा। इल्हाक करना, मुल्हिक करना यानी मिलाना, जोड़ना। ये वही मायने से आपको पता चल जाएगा। कनेक्ट करना इंग्लिश में और उर्दू में इल्हाक करना। तो तिब्बी कुतुब में इल्हाकी मादा लिखा होगा तो आपको पता चल जाए कि इल्हाकी मादा जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो चीज़ों को जोड़ता है। सादा लफ्ज़ों में ये ऐसा टिश्यू होता है, ऐसा जो है वो मसीज है, ऐसे खलियात हैं कि जो सीमेंट का काम करते हैं। जहाँ से आप बिल्डिंग बनाते हैं तो सीमेंट से चीज़ों को जोड़ते हैं, ईंटों वगैरह को, समझ लीजिए वो काम करता है। तो इसको इल्हाकी कहेंगे। दूसरा है मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज, इन्हें उर्दू में या तिब्बी जुबान में कहा जाता है उजलात, उजलाती। ठीक है, उजलात से मुतलका यानी उजलाती। तो माजरत आप लोग इधर होल्ड रखिएगा जरा, 1 सेकंड में सिर्फ एक जवाब दे दूं। अच्छा जी, तो जिन टिश्यू से, जिन खलियात से इंसानी जिस्म मिलकर बना उनमें से दूसरा है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को उजलाती टिश्यू कहा जाता है तिब्बती जुबान में। इसी तरह से तीसरा है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और तिब्बती जुबान में से कहा जाता है गुद्दी, नसीज। और चौथा है नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन से निकला है। ये आप लोगों ने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, न्यूरॉन्स। तो क्या के तीसरा क्या चौथा क्या हुआ? नर्वस टिश्यू। तो इसको जो उर्दू में या तिब्बी जुबान में क्या कहेंगे? आसाबी। तो ये भी 4 किस्म के टिश्यूज हैं कि जिनसे इंसानी जिस्म मिलकर बना है। इल्हाकी है, दूसरा उजलाती है, तीसरा गुद्दी है, चौथा आसाबी है। आगे चलते हैं। खलियात के काम क्या क्या हैं? ये जो हमने पीछे खलियात पढ़ लिए हैं, पीछे हमने टिश्यूज पढ़ लिए हैं, 4 किस्म के हैं, इनके काम क्या क्या है? इल्हाकी मादा क्या करता है? जिस्म इंसान के लिए बुनियादी खलियात है ये। मतलब ये है कि इंसानी जो जिस्म का पूरा ढांचा है ये इल्हाकी मादे से बना हुआ है, हड्डियाँ, ठीक है। इसी तरह से करीब वगैरह, रबात वगैरह आगे आएगा, उसमें हम बात करते हैं। तो इल्हाकी मादा सादा लफ्ज़ों में समझ ले तो ये है कि इसने इंसानी जो जिस्म का ढांचा है वो इल्हाकी मादे से बना है। दूसरा ये है कि जो दिगर टिश्यूज़ हैं उनको भी ये आपस में जोड़ता है। जो उजलाती है उसका काम क्या है? जिस्म में भराई का काम करता है, और जिस्म में जितनी हरकत होती हैं वो उजलात के तहत होती हैं। आप हाथ हिलाते हैं, आप जो है मसलन गर्दन हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये मसल्स के ज़रिए होता है। मसल्स जितनी हरकत है ये मसल्स के ज़रिए होती हैं। और इल्हाकी मादा ने क्या काम किया? जो इंसान का ढांचा है वो इल्हाकी मादा से बना हुआ है, हरकत जितनी है वो उजलात के तहत हैं। इसी तरह से गुद्दी जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं? ग़िज़ा को तहलील करते हैं और हरारत को जमा करते हैं। आसाबी या नर्वस ये क्या करते हैं? एहसासात का काम करते हैं। आप जितने भी हिस्स करते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, किसी की आवाज़ सुन के जो है वो आवाज़ कहीं से आती है, आप उधर मुतवज्जे हो जाते हैं, ये सारा आसाब के तहत होता है। आसाबी टिश्यूज़ या आसाबी खलियात ये काम कर रहे होते हैं। तो मुख्तसर करूँ, इल्हाकी क्या करेगा? इल्हाकी जो टिश्यूज़ हैं, ये खलियात है, वो जिस्म इंसान के लिए बुनियाद का काम देते हैं, यानी ढांचा इससे बना हुआ है। उजलात का काम क्या है? हरकत है। गुदत का काम क्या है? ग़िज़ा देना है। और आसाब का काम क्या है? एहसासात। इसके बाद कैफियत और खलियात का आपस में क्या ताल्लुक है? कैफियत आपको पता है गर्मी से इसकी तरक्की है कि इंसानी जो जिस्म है वो बुनियादी तौर पर 4 ही किस्म के खलियात से मिल के बना हुआ है। तो उसमें अभी ये बात हम कर रहे हैं कि जो इंसानी जिस्म जिन 4 खलियात से मिल के बने हैं वो कनेक्टिव टिश्यू इल्हाकी मादा है, मसल टिश्यूज़ हैं, उजलाती है, एपिथेलियल है यानी गुद्दी हैं, और नर्वस टिश्यू नहीं, असाबी नसीज हैं या टिश्यूज़ हैं या खलियात हैं, सेल्स है, कुछ भी कहने से। तो फिर कहा कि खलियात का काम क्या? इल्हाकी मादा क्या करता है? ये इंसानी जो ढांचा है इससे मिलकर बना हुआ है। इसी तरह उजलात क्या करते हैं? हरकत इनके ज़िम्मे है। गुदत के ज़िम्मे क्या है? ग़िज़ा वगैरह तहलील करना। और असाब के ज़िम्मे क्या है? तमाम किस्म के एहसासात। तो अभी हमारी बात पहुंची थी कि ये जो खलियात हैं इनका कैफियत के साथ क्या ताल्लुक है? कोई बनता भी है नहीं बनता? जब हमने कैफियत पढ़ी है पीछे, गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, तो जो इल्हाकी मादा है इसका ताल्लुक है सर्दी के साथ।
और यानी मट्टी, अगर अरकान में आप बात करें तो मट्टी के साथ। उजलाती जो है इसका ताल्लुक इसके साथ है खुश्की के साथ, यानी हवा के साथ। इसी तरह से हुड्डी जो खलियात हैं या टिश्यूज हैं, आपको खुद टिश्यूज जो हैं उनका ताल्लुक इस तशरीह के साथ है, गर्मी के साथ, हरारत के साथ। इसी तरह जो आसाबी या नर्वस टिश्यूज हैं उनका ताल्लुक किसके साथ है? शरीर के साथ, यानी पानी के साथ। इसका तो ये था जो है कैफियत और खलियात का आपस में था। इसके बाद है जी खलियात और आज़ा का आपस में क्या ताल्लुक है। ये जो हमने खलियात पढ़े इनसे, इनका और आज़ा का क्या ताल्लुक है आपस में। तो जो उजलाती खलियात हैं इनसे दिल बनता है, जो हुद्दी खलियात हैं इनसे जिगर बनता है, और जो आसाबी खलियात हैं उनसे दिमाग बनता है। और इल्हाकी मादा से बताया कि ये हड्डियाँ और रबात वक्र और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो आज़ा की हमने बात की थी कि आज़ा दो किस्म के हैं। मुफरद अज़ा में क्या क्या आ जाएंगे, दिल, हार्ट, जिगर यानी लीवर, और दिमाग यानी ब्रेन, और हड्डियाँ यानी बोन्स वगैरह, ये सारी मुफरद आज़ा में आ जाएंगी। क्यों मुफरद आज़ा में आ जाएंगी? क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया कि जो दिल है ये 100% किससे मिलकर बना है, उजलाती टिश्यूज, मसल टिश्यू से। और जिगर जो है ये 100% गुद्दी या जैसे एपिथेलियल टिश्यू कह लें उनसे मिलकर बना है। दिमाग जो है किससे मिलकर बना है, 100% ये जो है ये नर्वस टिश्यू या असाबी आप कह लें उससे मिलकर बना है। और हड्डी किससे मिलकर बनी है, इल्हाकी मादा या एपिथेलियल टिश्यू से। तो लिहाजा इन चारों को मुफरद आज़ा कहा जाएगा। दूसरा है मुरक्कब अज़ा, जो इन्हीं के कम्बिनेशन से बनेंगे उन्हें मुरक्कब अज़ा कहेंगे। जैसे गुर्दा है, मैदा है, आँख वगैरह। गुर्दा है तो गुर्दे के अंदर ये जो चारों ऊपर हमने मुफरद पढ़े हैं इन्हीं के वाले जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जैसे गुर्दे के अंदर जो है वो मसल टिश्यू भी होंगे, एपिथेलियल भी होंगे, इसी तरह से मसल नर्वस भी होंगे, और ज़रूरत के तहत जो है वो मसल जो हड्डी वाले हैं इल्हाकी मादा वो आगे आएगा। हड्डी से कोई आपस में सख्त वाली हड्डी ना आ जाए, इल्हाकी मादा की भी बात हो रही है। तो ये इनके अंदर तमाम का हिस्सा होगा मुरक्कब आज़ा के अंदर। इधर तक सबको समझ आ गई है जी? आगे चलते हैं। तो मुफरद आज़ा की हम बात करें तो मैंने कहा कि दिमाग है, दूसरा दिल है, और तीसरा जिगर है। तो ये आप लोग अपनी जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मुफरद आज़ा में से ये हयाती आज़ा है। मुफरद में हमने पढ़ा था कि दिल, जिगर, दिमाग और बोन्स वगैरह, लेकिन अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हयाती हैं। ठीक है, जो बोन है वो गैर हयाती है। तो वो जो ये देखें, ये जो पहले बात हुई थी कि हड्डी, करी वगैरह, करी को कार्टिलेज भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये आपकी तस्वीर के ऊपर तस्वीर इसकी नज़र आ रही है। ये जो बिल्कुल जो है हड्डियों के दरमियान में, जब हड्डी किसी और हड्डी के साथ मिल रही होती है, ये दरमियान में होती है, नर्म सी होती है ये। इसी से ये नाक जो है, नाक ये भी इसी से ही बनी हुई है, नर्म हड्डी से। ठीक है, इसी तरह से मसलन ये जो लचकदार होती है ये, ठीक है, तो ये लचकदार होती है, नाक, कान, इनकी बनावट इसी से होती है। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने देख ली। इसी तरह से जो वत्र, वत्र किसे बोला जाता है, एक टेंडन भी से कहते हैं इंग्लिश में, टेंडन। ये अगर आप लोग ऊपर देखें ना, TENDON लिखा हुआ है, ये बिल्कुल हड्डी के साथ जुड़ा हुआ एक मजबूत रेशे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ये उजलात ही होते हैं, तो ये उजलात के साथ क्या करते हैं, माजरत में उजलात बोल रहा हूँ, उजलात को हड्डियों के साथ ही जोड़ते हैं। ठीक है, हड्डी के साथ उजलात को जोड़ते हैं, ये रेशे होते हैं। तो इनको वत्र या टेंडन भी कहा जाता है। तो वो जो मैंने बात की थी ना पीछे, हड्डियाँ या करी, इसी तरह से वत्र एक लफ्ज़ बोला था, तो वो मैंने दिखाया कि ये जो नहीं ये चीज़ें ये सारी इल्हाकी मादे से बनी हुई हैं। खुद इंसान की जो बॉडी है, बोन्स, इसी तरह से करी, और इसी तरह से वत्र। तो करी क्या होती है वो आप लोगों ने देख ली, और इसी तरह से टेंडन या वत्र क्या होता है वो भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद है मुफरद आज़ा यानी सिंपल आर्गन्स। तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक है हयाती या फेली, हयाती या फेली। इन्हीं को हयाती कह लें, फेली कह लें, या रईस भी कह लें, आज़ाए रईसा। ये कौन कौन से हैं, दिल है, जिगर है, और दिमाग है। ये तीन हयाती हैं। मुफरद आज़ा हमने पीछे पढ़ा था, दिल, जिगर, दिमाग, हड्डियाँ, करी, वत्र, ये भी उसमें शामिल थे हड्डी के साथ साथ। तो लेकिन जब हमने मज़ीद तकसीम किया हयाती और फेली अज़ा में, तो दिल, जिगर, दिमाग हयाती या फेली अज़ा है, जबकि जो गहरे हयाती है वो क्या है, हड्डी, करी और वत्र वगैरह। यानी थोड़ा सा इसको मैं समराइज़ करूँ तो जो उजलात हैं, गुदद है या आसाब है, वो जो हमने पीछे पढ़ा था टिश्यू, उनसे मिलके हयाती अज़ा बनते हैं, और जो इल्हाकी मादा है उससे मिलके गैर हयाती अज़ा बनते हैं। तो इसके बाद कैफियत और खलियात का आपस में क्या ताल्लुक है।
अच्छा मुज़म्मिल भाई, थोड़ी सी एक बात, अगर वतर भी गैर हो जाती है तो वतर अपनी लचक और कहाँ से वो जो तरी है वो कहाँ से लेता है वतर? हड्डी का तो समझ आ गई मुँह। हाँ, ये बड़ी अहम बहुत ही अहम सवाल है ये वाला जो है ना। तो इसका क्योंकि फ़हीम भाई अभी अगर हम उसमें चले गए, मुमकिन है बाकियों के लिए थोड़ा-सा वो हो, मुझे थोड़ा आगे चल लेते जी, पाबसी ठीक है? बाकी सब के अभी ये ना कुछ अल्फ़ाज़ और कुछ बातें मुमकिन है बाज़ कभी भी तंग कर रही हो, तो बिल्कुल एक साइड पे बहस चलेगी तो फिर थोड़ा-सा हो जाएगा, मैं इसका तफ़सील से जवाब दे देता हूँ। ये थोड़ा-सा समझा लो। कैफ़ियत और खलियात का आपस में क्या ताल्लुक है? तो सर्दी इल्हाकी मादा के साथ है, खुश्की यानी उज़लाती और इसी तरह से गर्मी हुड्डी और इसी तरह से तरी यानी आसाबी। तो ये ताल्लुक था कैफ़ियत और आपस में खलियात का। तो कैफ़ियत, खलियात और आज़ा का आपस में क्या ताल्लुक है? तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, कैफ़ियत, खलियात और आज़ा। तो जो सर्दी है और अगर हम खलियात के लिहाज से बात करें तो इल्हाकी मादा और आज़ा के लिहाज से बात करें तो हड्डी है। तो इसी तरह से कैफ़ियत के लिहाज से बात करें तो खुश्की, खलियात के लिहाज से बात करें तो उज़लाती और आज़ा के लिहाज से बात करें तो दिल है ये। इसी तरह से कैफ़ियत के लिहाज से बात करें, समझ आ रही होगी सबको कि इधर आके सारी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी मैंने इधर पे टिक की है। तो कैफ़ियत गर्मी की होगी, किस खलिये से बनी है? गुद्दी खलिये से। क्या बना है? जिगर बना है। तो जिगर का ताल्लुक गर्मी के साथ होगा और खलियात के लिहाज से देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है जिगर। इसी तरह से जो कैफ़ियत के लिहाज से बात करें तो तरी और खलियात के लिहाज से बात करें तो आसाब या साबी और अगर आज़ा के लिहाज से बात करें तो ये दिमाग है। तो इसके बाद है आज़ा के मातहत जो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? उज़लात के तहत जो काम करते हैं वो है मग़ज़। दिल के तहत जो काम करते हैं वो उज़लात है। थोड़ी मेरे से स्लाइड जो है ना वो टेढ़ी हो गई है, उलट हो गया। तो दिल के तहत पूरे जिस्म के अंदर जो हरकत हैं उज़लात के तहत होती हैं। इन सब को कंट्रोल कौन करता है? दिल करता है। ठीक है? जितनी देखिए दिल सीने के अंदर है लेकिन वो हर जगह जो हम जिस्म में हरकत कर रहे हैं वो उज़लात के तहत कर रहे हैं। तो उज़लात सारे किसके अंदर आएँगे? दिल के अंदर। याद रखें ये जो हमने खलियात पढ़े हैं, टिश्यूज़ पढ़े हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। पाँव के जो एक उँगली है उसके अंदर भी वो चारों टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो लिहाज़ा उज़लात भी उधर मौजूद हैं। तो उन उज़लात को जो कंट्रोल करने वाला है, जो उसका हेडक्वार्टर है वो दिल है। तो दिल जो है उज़लात को कंट्रोल करने वाला है या आप कह सकते हैं कि वो उज़लात का हेडक्वार्टर है, यानी उज़लात दिल के मातहत हैं। दिल के मातहत ये काम करते हैं। इसी तरह से जो जिगर है, इसके मातहत जो हैं वो क्या है? गुर्दत है। पूरे जिस्म के अंदर गुर्दत फैले हुए हैं। लिहाज़ा जो पूरे जिस्म के अंदर गुर्दत फैले हुए हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो जिगर है। जिगर के तहत ये सारे आते हैं। इसी तरह से दिमाग के तहत जितने असाब हैं जिस्म के अंदर, जहाँ भी आपको पाँव के अंदर कोई मसलन कोई फ़र्ज़ करें कोई पिन या कोई चीज़ काट देती है, तो फ़ौरी असाब के ज़रिए आपको जो है वो क्या करते हैं, फ़ौरी उसको खींच लेते हैं पीछे। ये सारा कहाँ से हुआ? ये आसाब में तो मौजूद है जिन्होंने पैगाम दिया कि किसी चीज़ ने काटा, लिहाज़ा उसके जो है रद्द-ए-अमल में पैगाम गया कि इसको जल्दी से पाँव को पीछे खींच लो। बहरहाल, तो ये जितने असाब हैं वो सारे दिमाग के तहत काम करते हैं। असाब का जो हेडक्वार्टर है वो दिमाग होगा। इधर अभी तक हमने जो बात की, अगर किसी का कोई सवाल तंग कर रहा हो तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, अगर किसी का कोई सवाल है और तंग भी कर रहा है वो सवाल। ठीक है। हाँ। जी, जी। जी, बिस्मिल्लाह मैं लेके आता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है आज़ा और अखलाक का आपस में क्या ताल्लुक है? इन आज़ा के साथ अखलाक का, सफ़रा, सुदा, बलगम का क्या ताल्लुक है इनके साथ? तो सौदा जो है इसका ताल्लुक किस उज़्व के साथ है? दिल के साथ है सौदा का ताल्लुक। इसी तरह से सफ़रा का जो ताल्लुक है किस उज़्व के साथ है? वो जिगर के साथ है। इसी तरह से बलगम का ताल्लुक किस उज़्व के साथ है? दिमाग के साथ है। दिमाग, दिल और इसी तरह से जिगर, ये जो अभी एक ट्रायंगल बना है, इसको आप लोगों ने एक मुसल्लस मुसल्लस इसे कहा जाता है उर्दू में, तो इसको आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। इसी पे आगे सारी हमारी बहस चलेंगी। इसको ज़हन-नशीन कर लें अच्छी तरह से। इसी तरह से अगर अगर अभी हम इधर बात करेंगे कि इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है तहरीक, तस्कीन और तहलील का। पहले आप लोग ये ज़हन में बिठा लें, दिल, जिगर, दिमाग, और इसी तरतीब से आप लोगों ने अपने ज़हन में इसको बिठाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तहरीक, तस्कीन और तहलील,
ये इंतहाई आसान है, लेकिन किताबों में इसको इस तरह गड़बड़ करके लिखा रहता है तो समझ नहीं आती। हत्ता के बाज़ औक़ात मैंने यानी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, इज़हार जहाँ बड़े-बड़े हुक्मा होते हैं, वो यही बयान कर रहे होते हैं, तहरीक तस्कीन पहली, और बाज़ औक़ात फिर भी आगे बैठे ऊपर समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात है ये। तो ये इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तहरीक हरकत से निकले, हरकत तस्कीन सुकून से निकले, तहलील हल होने से निकले। तो इधर क्या मुराद है? ये इसके लुग़वी मायने थे, इस्तिलाही मायने क्या है? अभी बिल्कुल आसान है, आप लोगों को पूरी समझ आ रही है। तो तहरीक अगर दिमाग में हो तो तस्कीन कहाँ पे होगी? उससे वो जो मैंने आपको भी एक ट्रायंगल बताया था, तो जिस पे तहरीक होगी ना, उससे अगले में तस्कीन होगी, उससे अगले मुफरद उज़्व में या उज़्व रईस में तहलील होगी। मसलन दिमाग है, दिमाग के अंदर तहरीक है, तो जो तस्कीन है वो किस में होगी? दिल के अंदर होगी। और तहलील कहाँ पे होगी? जिगर के अंदर होगी। क्लियर होगी बात? तहरीक दिमाग के अंदर है तो दिल के अंदर तस्कीन होगी और जिगर के अंदर तहलील होगी। इसको भी हम तहरीक को आगे ले आए, दिल पे ले आए। तहरीक दिल में है, तस्कीन कहाँ होगी? उस अगले में चली जाएगी, जिगर में। और तहलील कहाँ पे होगी? दिमाग में होगी। इसी तरह से आगे करें, अगर हम तहरीक हम जिगर में ले आए और तस्कीन कहाँ चली जाएगी? दिमाग में चली जाएगी। और तहलील कहाँ चली जाएगी? दिल में चली जाएगी। तो ये तहरीक, तस्कीन और तहलील का कॉन्सेप्ट था, इंतहाई आसान है। आप लोग याद रखें, दिल, जिगर, दिमाग। दिल में तहरीक मन जो भी मरज़ आप वो करते हैं, उसमें मेन जो मरज़ होती है, वो तस्कीन की वजह से होती है, तब्दील की वजह से होती है, तहरीक की वजह से होती है। हम जो भी मरज़ मतलब इलाज करते हैं, वो मतलब फ़कत मरज़ में तस्कीन की वजह से करते हैं या तब्दील की वजह से या तहरीक की वजह से। मेन अलामत बहुत आम सवाल है, बहुत ही आम सवाल है। जो हम बात करते हैं तहरीक, तहरीक मतलब ये होता है, तहरीक का मतलब ये होगा कि ये जो उज़्व है, ये हरकत में ज़्यादा है, ठीक है? अपनी तबई जितना इसको काम करना चाहिए, उससे ही ज़्यादा काम कर रहा। और उससे अगला जो तस्कीन है, वो बिल्कुल सुकून में है, वो हड हराम है। क्या? हड हराम। बेटा हड हराम साहब काम नहीं करता, ठीक है? जो अलामात होती हैं वो उस उज़्व की होती है जहाँ पे तहरीक होती है, और जहाँ तहरीक होती है ना, उसी उज़्व से मुतल्लिका जो खिल्लत होती है वो जिस्म में बढ़ गई होती है। तो जो खिल्लत उसी के अलावा ज़ाहिर होगी ना। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, जो हमारे सामने स्लाइड खुली हुई है, इसमें तहरीक कहाँ पे? जिगर में है। तो इसका मतलब है सफ़रा बढ़ा हुआ है, सफ़रा बढ़ गया ना, जिगर का ताल्लुक सफ़रा के साथ है, तो अलामात भी सफ़रा भी होंगी, ठीक है? जो आपने सवाल किया था, यानी जब जो तहरीक होगी वही खिल्लत बढ़ जाएगी, ठीक हो गया? उसी तल का खिल्लत बढ़ेगी, और जब जिगर में मसल तहरीक तो सफ़रा बढ़ गया, सफ़रा वाली अलामात हो जाएगी। अगला सवाल आप कि इलाज कहाँ करना होता है? याद रखें, सब इस बात को याद रख लें, तवज्जो करें सब, कि जो मुकाम तस्कीन है, वही जो मुकाम तस्कीन है, वही मुकाम शिफा है। यानी क्या मतलब? उधर की आपने तस्कीन खत्म कर देनी है, उधर तहरीक पैदा कर देनी है, शिफा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर तहरीक जिगर में है, बात वही है, आसान है बात, बस सफरा बढ़ गया हुआ है। क्या पैदा करना आपने? बलगम। ये क्या मतलब? बलगम पैदा करनी मतलब क्या? तस्कीन थी, उधर आपने क्या किया? तहरीक पैदा कर दी। तो ये करना होता है, ठीक है? ये असूल इलाज। जी, आज हमारी इतनी ही बहस थी, और मेरे ख्याल में टाइम कितना रह गया हमारे पास?